हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास को, ठीक है। और हिस्ट्री में जो है हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म कर लिया है पिछली क्लास में। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम लोग इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे तो डेट जो है वो बिल्कुल आपको ईजिली याद हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग राउंड फिगर में बात करेंगे, हालांकि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे अलग अलग टाइम पीरियड बताए गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग राउंड फिगर में बात करेंगे तो आप मान लीजिए कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक जो है ये टाइम पीरियड रहा है किसका, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो जैसे ही 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक ये चलता है, तो मतलब 1500 बीसी में क्या हो जाता है, ये मान लीजिए खत्म हो जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे खत्म हो जाएगा कब, 1500 ईसा पूर्व में। तो इसके बाद क्या होगी, एक नई सभ्यता या फिर एक नई कुछ तो जिंदगी की शुरुआत होगी ना। तो 1500 बीसी से जो शुरुआत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता कब से कब तक चलता है, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो चैप्टर है उसका नाम है वैदिक सभ्यता, और इसी को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ भी ये देखेंगे कि अलग अलग किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है यहाँ से बनते हैं और पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं लगातार, और आपको बना करके मजा आएगा, ठीक है। वैदिक सभ्यता जिसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। अभी लगभग 4700 साल पहले हड़प्पा सभ्यता शुरू होता है और लगभग जो है 3500 साल के आसपास में ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और 3500 साल पहले का मतलब अभी हम लोग किस में जी रहे हैं, 2020 में जी रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये 2000 साल है। अगर मैं बोलता हूँ कि 3500 साल पहले, इसका मतलब होता है कि अभी से 2000 साल पहले जाइए, वहाँ से ईसा पूर्व शुरू होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग चले जाएंगे 1500, 2000 और 15 जोड़ना, तो 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता शुरू होता है और यहाँ से ये चलता है 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता को जो है दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसके कुछ कारण है अपने कि क्यों किसी पार्टिकुलर टाइम को डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता चला, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता चला, इसके बाद कुछ और आ जाएगा, मौर्यन काल आ जाएंगे, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, हम लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता, बीच में हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया और एक नई सभ्यता वैदिक सभ्यता आया, ठीक है। उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता को जो है दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। इसके अंदर में कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए वैदिक सभ्यता इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या कहलाएगा, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक आएगा, और दूसरा 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक आएगा, ठीक है। पहला जो पार्ट है 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक, इसको हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल। और इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल, या इसको पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड। ध्यान में है, 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक के टाइम पीरियड को ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं। आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता में जो मेन काम हुआ था वो क्या हुआ था, यहाँ पर 4 वेदों की रचना हुई थी। कौन कौन से वेद थे, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक समय के बीच जो ग्रंथ का रचना हुआ था वो कौन था, ऋग्वेद था। इस समय पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रंथ का रचना हुआ था, ऋग्वेद का, इसीलिए इस टाइम पीरियड को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में बाकी के जो 3 वेद रह गए ना, कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, और अथर्ववेद, इन 3 वेदों की रचना कब हुई थी, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के, इसलिए इसको रखा जाता है उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा जो भी उपनिषद आते हैं, ठीक है, वेदांग आते हैं, इन सब का नाम आपने सुना होगा, ठीक है।
तो ये जितने भी चीज आ जाएंगे सबके सब आ जाएंगे उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ आएगा ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी जितने भी ग्रंथ है ये इन सारे आएंगे उत्तर वैदिक काल में। तो कभी कभी क्वेश्चन सिंपल सा पूछता है, 4 ऑप्शन देंगे, पूछेंगे कि इनमें से कौन सा जो है उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड या ऋग वैदिक काल से है। तो ऋग वैदिक काल मतलब ऋग्वेद की रचना हुई थी यहाँ पर, और उत्तर वैदिक काल का मतलब यहाँ पे सिर्फ इन ग्रंथों का रचना हुआ था। क्लियर है। देखिए अब जब हम लोग पढ़ लिए वैदिक सभ्यता का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय है, 900 साल। इन 900 सालों में से 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व मतलब 500 साल जो रहा वो क्या रहा, वो रहा ऋग वैदिक काल, और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो समय रहा वो रहा उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो अगर हम लोग अब बात करेंगे कि आखिर वैदिक सभ्यता में हुआ क्या था, तो वेदों की रचना हुई थी। वेद कितने हैं, 4 है। इन चारों वेदों की रचना के अनुसार इसका नाम रखा गया वैदिक सभ्यता। वैदिक जो नाम आया है वो क्यों आया है, क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी। तो भैया वेद का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्लियर है। अब बात उठती है कि वैदिक सभ्यता में कौन लोग आए थे, जो लोग इनकी रचना किए, तो वो लोग थे आर्य लोग थे। कौन थे, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनको क्या कहा गया कि वो आर्यंस है, वो आर्य लोग है। अब बात उठती है कि आर्य लोग आखिर कहाँ से आए थे इंडिया में, आर्य लोग कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है। तो इसके बारे में जो है अलग अलग इतिहासकार या विद्वानों ने अपना अलग अलग बात बताया है। जैसे कि सबसे पहले है मैक्स मुलर। ठीक है। मैक्स मुलर साहब का कहना है कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया के क्षेत्र से उठ करके यहाँ पर आए थे। इसके अलावा डॉक्टर दयानंद सरस्वती है, इनका कहना था कि तिब्बत के क्षेत्र से उठ करके आर्य लोग भारत आए थे। इसके अलावा सर विलियम जॉन्स है, जिनका कहना था कि यूरोप से ये आर्य लोग आए थे भारत। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पता है ना, ये अगर हम लोग पृथ्वी बना लेंगे और ये हम लोग अगर 0 डिग्री इक्वेटर खींच देंगे तो सबसे ऊपर का पोल जो होगा ये नॉर्थ पोल होगा। ठीक है। इनका कहना था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे हमारे यहाँ। इसके अलावा अविनाश चंद्र साहब जी का कहना है कि ये सप्त सैंधव क्षेत्र से हमारे यहाँ आए थे। तो अगर सबसे ज़्यादा किसको माना जाए, या फिर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो क्या सही आंसर होने के चांसेस मैक्सिमम बनता है, तो मध्य एशिया से उठ करके आए थे कौन, आर्य लोग। ये सर्वाधिक माना जाने वाला मत है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी को इंपॉर्टेंस दिया गया है तो वो क्या है, मैक्स मुलर साहब का, कि आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया के क्षेत्र से उठ करके यहाँ आए थे। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा वैदिक सभ्यता का इंट्रोडक्शन, समय देखें, वैदिक सभ्यता का नाम देखें बिल्कुल अच्छी तरह से। इसके अलावा देखें हम लोग ओरिजिन, मतलब वैदिक सभ्यता का कहाँ से वैदिक आर्य लोग आए थे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे और भी मज़ेदार चीज़ें, जैसे कि हम लोगों को इस समय की जानकारी कैसे मिलती है। जब मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहा था तब वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हम लोगों को कैसे मिली और किन किन आधार पर जो है हम लोग वहाँ पर बातें करते थे। ठीक है। तो और एक बात बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता जो था ना, इसको रखते हैं हिस्ट्री में हम लोग 3 हिस्ट्री होता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इसको बोलते हैं हम लोग आद ऐतिहासिक काल, और इसको बोलते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। यस, चलिए ठीक है। ठीक है। तो हम लोग क्या बताया आपको कि हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, मतलब प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों के बीच में जो है जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल उस समय या उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसके इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो है ना तो खुदाई करके जो चीज़ें पाई गई है वो मिले हैं, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य ना ही पाए गए हैं, और ना ही इसके लिए हमारे पास जो है कोई रिटन एविडेंस है, मतलब ना कोई लिखा हुआ डॉक्यूमेंट इस टाइम का मिलता है हम लोगों को, और ना ही उन लोगों के द्वारा यूज किया गया कुछ भी ऐसा चीज़ मिलता है जिसके आधार पर उन लोगों के बारे में कुछ भी कहा जाए। तो ऐसे इतिहास को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री, मतलब प्रागैतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्ट्री किसको बोलते हैं, आद ऐतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जिसके इतिहास को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। ठीक है, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस में आएगा, वो आद ऐतिहासिक काल में आएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य, कोई लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया है। ठीक है,
अगर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जैसे कि कुछ पाया गया हड़प्पा सभ्यता में, तो जिसकी लिपि को हम लोगों ने अभी तक पढ़ नहीं पाया है, अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लेंगे तो वो प्रोटो हिस्ट्री से उठ करके किस में आ जाएगा, वो हिस्ट्री में आ जाएगा, ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर हम लोगों के पास कुछ लिखित दस्तावेज भी पाए गए हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, और यहाँ के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी है। मतलब ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। तो वैदिक सभ्यता किस में आएगा? वैदिक सभ्यता आएगा ऐतिहासिक काल में। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा वैदिक सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए जो है हमारे पास बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब उन लोगों के द्वारा यूज किए गए ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है जिसके आधार पर जो है हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि आखिर वैदिक सभ्यता को जानने का कौन कौन सा स्रोत है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में अगर जानकारी के स्रोत की बात करें तो किसी भी इतिहास को जानने के लिए यहाँ पर दो टाइप के हम लोग स्रोत की बात करेंगे। ठीक है, पहला जो स्रोत है वो क्या है? वो है साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, साहित्यिक स्रोत बोल सकते हैं। और दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग? दूसरा बोलेंगे पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट उस समय का था उसको साहित्यिक स्रोत बोलेंगे, और जो खुदाई करके चीज़ें निकाली गई जिसके आधार पर वैदिक सभ्यता के बारे में कहानियां कही जाती है उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली साहित्यिक स्रोत पर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे, और भी आगे जो जो बातें होंगी वैदिक सभ्यता से। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस समय पर जो है 4 वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, 4 वेद कौन कौन थे? पहला था हम लोग का ऋग्वेद, दूसरा था सामवेद, तीसरा था यजुर्वेद, और चौथा था अथर्ववेद। ठीक है, अब सवाल कहाँ कहाँ से उठते हैं देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऋग्वेद का। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम वेद है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे पुराना वेद या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना किसने की थी? ये भी सवाल पूछ सकता है। तो ऋग्वेद की रचना किसने की थी? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, इन्होंने जो है ऋग्वेद की रचना की थी। इसके अलावा अगर ऋग्वेद से कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल है। 10 मंडल मतलब जो वेद लिखा गया इसमें टोटल 10 चैप्टर है। ठीक है, 1028 जो है इसमें सूक्त है। मतलब बहुत सारे ऋग्वेद में क्या है एक्चुअली में, ऋग्वेद में देवी देवताओं के लिए उनकी स्तुति में जो मंत्र रचे गए हैं ना, उन्हीं मंत्रों का यहाँ पर संकलन किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। इन 10 मंडलों में से आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? 1, 3, 7, 9 और 10 इन्हीं मंडलों से आपका क्वेश्चन उठता है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं? जैसे कि सबसे नए कौन कौन से मंडल है? तो पहला और 10वां मंडल जो है इसमें सबसे नया है। मतलब ऋग्वेद में जो टोटल 10 मंडल है उसमें से पहला और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तीसरा मंडल में क्या है भैया? तो तीसरा मंडल में है गायत्री मंत्र। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से है? तो वो ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। ठीक है, 7वें मंडल में क्या है? तो 7वें मंडल में है दशराज युद्ध के बारे में। दशराज युद्ध का वर्णन कौन से वेद में है? ऋग्वेद में है। कौन से मंडल या अध्याय में है? तो वो आपका 7वें में है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो उसमें देवता सोम का उल्लेख है। मतलब सोम देवता। सोम क्या थे? तो वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे ना उनके लिए पीने का कोई पेय पदार्थ था। ठीक है, उनको हम लोग सोम नामक एक वनस्पति होता था। ठीक है, उससे वो निकालते थे। तो सोम देवता का उल्लेख किसमें है? 9वें मंडल में है। ठीक है, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था जो है इसके आधार पर वर्ण व्यवस्था वैदिक सभ्यता में थी। ठीक है, और इनके आधार पर जो है 4 वर्णों में लोगों को बांटा जाता था। वर्ण व्यवस्था में क्या होता था ना कि जो भी लोग होते थे उनको 4 वर्णों के अंदर ही रहना होता था। ठीक है, 4 वर्ण कौन कौन से थे? तो पहला था उसमें ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ठीक है, तो ऋग्वेद में टोटल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
और इन्हीं 4 वर्णों के आधार पर जो है लोगों को इज्जत और मान सम्मान उस समय मिला करता था। जैसे कि ब्राह्मण कुल के जो लोग थे वो वेदों को पढ़ सकते थे, पूजा पाठ वगैरह करवाते थे। क्षत्रिय जो थे वो युद्ध वगैरह किया करते थे। वैश्य जो थे वो व्यापार वगैरह का काम करते थे। और शूद्र जो थे इनका काम था बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। क्लियर है? तो ये था टोटल आप लोगों को ऋग्वेद के बारे में, जहाँ पर ऋग्वेद से इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है ना। देवता सोम का उल्लेख कहाँ पर है। इसके अलावा फिर बनेगा आपसे क्वेश्चन कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से वेद में है या कौन से मंडल में है। ठीक है, इसके अलावा बाकी 3 वेद जो है उनकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट वेद है वो कौन सा है, सामवेद। सामवेद को गाने वाला वेद या गायन वेद भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें गाने से रिलेटेड चीजें लिखी गई है। ठीक है, तो गायन वेद बोल सकते हैं सामवेद को। तो क्वेश्चन सीधा सीधा क्या पूछता है इससे कि गायन वेद किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, बस इससे यही क्वेश्चन बनता है। तो तीसरा क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यजुर्वेद में है क्या, तो यज्ञ के लिए जो भी तंत्र मंत्र यज्ञ की जो विधियां बताई गई है वो किस में लिखा गया है, वो यजुर्वेद में लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा है वो क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद को सबसे श्रेष्ठ वेद कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद को सबसे श्रेष्ठ वेद कहा गया है। अथर्ववेद में है क्या, तो जितनी भी चीज़ें हम लोग ट्रेन के डिब्बों में लिखा हुआ पाते हैं ना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, प्रेम विवाह, इन सारी चीज़ों का संकलन किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये था चारों वेदों के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता चलती है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता चलती है। वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट्स में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के समय को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। क्यों? क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसके अलावा 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाकी 3 वेदों मतलब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा उपनिषद, ब्राह्मण, वेदांग, इन सब की रचना यहाँ पर हुई थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि आर्य वैदिक सभ्यता में कौन से लोग रहते थे, तो वो आर्य लोग रहते थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो वो आए थे मध्य एशिया से। ऐसा किसका मानना था, मैक्स मुलर साहब का। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। कौन कौन से, एक है उनके द्वारा जो लिखा गया डॉक्यूमेंट था उनसे हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। और दूसरा क्या है, अभी जो चीज़ें खुदाई करके वहाँ से निकाली गई है। ठीक है, जैसे उनके कुछ अवशेष बच गए हैं, उनकी कपड़ों के अवशेष बच गए हैं, घरों के अवशेष बच गए हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जो खुदाई करके चीज़ें निकाली जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जिक्र किया आपसे साहित्यिक साक्ष्य, जिसमें चारों वेदों के बारे में बताया, और भी कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में, मतलब कौन कौन से उसके पुरातात्विक साक्ष्य थे जिसके आधार पर वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो बहुत सारे एग्जाम स्टेट PCS वगैरह में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।